दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम आपको हल करवा देंगे, सभी परिभाषाएं क्लियर करवा देंगे, आपको रटना एक भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर इनके प्रकार समझेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण समझेंगे, ठीक है, ये सब समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएँ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएँ यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझना होगा, एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखते होंगे गर्मियों के दिन या ठंडी के दिन, किसी भी दिन आप देखते हैं दूध जो होता है, दूध देखते हैं वो दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया ही तो हो रही है वहाँ पर, मतलब जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो रहा है। वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर या कारक है जो उसको परिवर्तित कर रहा है, कोई दूसरा पदार्थ उसके साथ मिल रहा है तभी तो नया पदार्थ बना रहा है। इसी तरह आप लोहा को देखते हैं ना, लोहा में भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, आप देखते होंगे जंग लग जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग मूर्छा बोलते हैं, किसी मूर्छा लग गया, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, वो भी तो एक मतलब वो नष्ट हो जाता है, लोहा जो है अगर वो जंग लग गया तो ख़राब हो जाता है। आप देखते होंगे इसीलिए लोग पेंट उसमें कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारी विधियाँ पेंट कर देते हैं, जिंक का लेप चढ़ा देते हैं या तो, ठीक है। तो ये सब क्या, जिंक जो है यहाँ पर आयरन को विस्थापित कर देता है, तो जिंक जो है अपने ऊपर प्रभाव ले लेता है, लोहा में नहीं जाने देता। लेकिन यहाँ पर चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि जो भूरे रंग की वो परत क्यों चढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो भूरे रंग की परत लोहा में चढ़ती है वो मतलब रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही तो होता है। तो यार आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है, जो पनीर आप देखते होंगे बनती है, दूध से पनीर बनना, वो क्या है, आप बोल सकते हैं उसमें भी तो रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। उसमें मतलब देखिए अपने जो बनता है वो बात अलग है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और डालते भी है। आप देखते होंगे साइट्रिक सोडा उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, मतलब फिर उसमें पनीर से क्या आप दोबारा दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, मतलब उसको गर्म ऊष्मा की भी आवश्यकता है। दूध को पहले खौलाते हैं, उसमें साइट्रिक सोडा डाल देते हैं, वो फट जाता है, फिर उसको छान लेते हैं, तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब कि एक अन्य पदार्थ की हमें ज़रूरत पड़ती ज़रूर है, जैसे कि दूध है उसमें हम साइट्रिक सोडा डालें तभी तो पनीर हमें आउटपुट में मिला। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कितने एग्जाम्पल लेंगे जो मतलब, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर जल का निर्माण कर लेते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जल का निर्माण किए, क्यों कर लिए। यहाँ पर आप देखते होंगे हाइड्रोजन जो है वो जलता है, ठीक है, उसमें आग पकड़ लेती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैसे जलेगा। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ज्वलनशील पदार्थ है और ऑक्सीजन मतलब आग को जलाने में मदद करती है, मतलब एक प्रकार से फोर्स दे देती है कि भाई तुम जलो, जलो जलो, बस एक मतलब बल लगा देती है उसमें। मतलब आप नहीं मतलब बोलते हैं कि लोगों के मतलब वो लोग भर दिए, मतलब उसको बहका दिए, मतलब ऑक्सीजन बहका देती है, हाइड्रोजन या किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को बहका देती है, आग को बहका देती है, चल और बढ़, मतलब पिछवाड़े में फोर्स लगा देती है, बढ़ चल इसको जला। मतलब कि ऑक्सीजन आग को जलने में सहायक होती है, जलाने में सहायक होती है। अब यहाँ पर जल की बात आई, जल डालते ही आग बुझ जाती है। तो यहाँ पर जल जो होता है वो आग को बुझाने में मदद करता है। आप जानते होंगे आग लग जाती है तुरंत जल आप डाल देते हैं, मतलब कि यहाँ पर जस्ट विरोधी पदार्थ बन जाता है। ये दोनों ज्वलन आग को जलाने में मदद करते हैं आप कह सकते हैं, और ये बुझाने में, मतलब कि दो अन्य पदार्थ नया निर्माण हो गया, नया पदार्थ का निर्माण यहाँ पर हो गया और ये बुझाने में मदद किया। इस शत्रु बोलता है कि हम जलाएंगे, चल हम आग जलाएंगे, पकड़ाएंगे, सबका घर जलाएंगे, और पानी बोलता है हम नहीं जलाने देंगे हम। जो कि देखिए ये मतलब इसी के संबंध से बना है, लेकिन ये तीसरा बन गया। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि दो ऐसे आदमी हैं जो हिंदू मुस्लिम हमेशा करते रहते हैं। मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों का सम्मान करता हूँ, मैं किसी भी जाति धर्म को सभी को मानता हूँ। मतलब कि ये हमेशा आप देखते होंगे नेता लोग लड़ाते रहते हैं कि वो हिंदू को मार दिए, वो मुस्लिम को मार दिए, और लड़ा देते हैं बस अपना चुनाव में, बस उनको जीतना है बस किसी तरह, मतलब कि हमें बहका देते हैं और हम उसी तरह गधे हैं जो बहक जाते हैं। नहीं, आप देखेंगे खान सर जो हैं
वो उनके मुझे बहुत दिल में अच्छा लगता है कि भाई वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हमें भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम क्या है, हम इंसान हैं, इंसानियत रखना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लेकिन ये तीसरा कोई उसमें से जन्म ले लिया जो कहता है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, बढ़िया हम आप दोनों को मार देंगे। मतलब कि दोनों को मार देंगे, कोई एक है आदमी कोई दूसरा आदमी, वो लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये बेकार है, कोई नया जन्म ले लिया, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, वो दोनों को मदद कर रहा है। या तो अगर अब वो नहीं माने तो चल हम उसको सालो मार देंगे, क्या करेगा तू? हाँ, तो मतलब ये जल इसको मार दिए, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे जब, अब यहाँ पे एक और उदाहरण समझ लेते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करके बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन भी आप जानते होंगे, कोयला जो है चारकोल आप बोलते हैं, यहाँ पर कोयला भी जो है यहाँ पर दोस्तों वो भी ज्वलनशील पदार्थ है। ऑक्सीजन तो आग को जलाने में मदद ही करती है, चल जल तू चल हम जलवाएंगे तुझको। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में मदद करती है। आप जानते होंगे आग लग जाती है कहीं भी पेट्रोल पंप में, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर में होता है, उसको छिड़क देते हैं, आग बुझ जाती है। मतलब कि यहाँ पर विरोधी कारक बन गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें रासायनिक परिवर्तन का होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब रासायनिक परिवर्तन तो होता ही है भाई, रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक परिवर्तन तो होगा ही ना। हाँ, तब यहाँ पर हो गया, तो इसको आप आसानी से समझ लीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं समीकरण क्या होता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण समझते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाना, एक प्रकार से उनके जो तत्व यूज हो रहे हैं उनको संक्षिप्त रूप में बनाना। यहाँ पर हम संक्षिप्त ही तो बनाए थे, जैसे कि हम एकदम सिंपल उदाहरण इसी ले रहे हैं, इसी को बार बार देखिए ले रहे हैं, जल बन गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको, हमें अगर उस तरह लिखना होता, अगर समीकरण नहीं बनाते तो यहाँ पर क्या लिखते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। मतलब 2 परमाणु, सॉरी अणु बोल रहा हूँ, जल का निर्माण करते हैं। कितना बड़ा हो जाएगा, इसको हम एकदम सिंपल में समझ सकते हैं कि देखिए इस तरह हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि ये है ये और ये बन गया। मतलब कि इसको संक्षिप्त करना ही समीकरण है। किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करना ही आप बोल सकते हैं समीकरण है, इक्वेशन है। मतलब कि आप इस तरह इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। एक और हम एग्जाम्पल वही कार्बन वाला समझते हैं, इसको भी तो हम संक्षिप्त रूप में ही तो लिख दिए, नहीं तो हमें लिखना पड़ता कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसको हम कार्बन यहाँ पर लिखते, ठीक है, इस तरह लिखते कि कार्बन है ये यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, कितना बड़ा नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिखते, मतलब लाइन खींच दो, कितना बड़ा नाम है आप जान सकते हो ना। तो यहाँ पर इस तरह हमें लिखना पड़ता है, इतना बड़ा। तो मतलब अब हम इसको संक्षिप्त रूप में भी तो लिख सकते हैं। एक ऐसी विधि निकाली गई कि इसको संक्षिप्त रूप में लिख दें, तो वही समीकरण है। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थ, ठीक है, तत्वों या पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्र या प्रतीक कह सकते हैं, रासायनिक प्रतीक, सूत्र एवं उनके चिन्हों द्वारा हम उनको प्रदर्शित करते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर से बोलता हूँ कि मेन परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं पदार्थों को, ठीक है, भाग लेने वाले तत्वों एवं पदार्थों को उनके प्रतीक, चिन्ह एवं सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर बार बार आ रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी समझ रहे हैं, यही एग्जाम्पल उसमें भी हम लेंगे, बार बार यही एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे एकदम सिंपल। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए संतुलित। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब यहाँ पर संतुलित आपको समझना है। संतुलित आप जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, संतुलित कोई भी बैलेंस कर दिया। आप जब मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं ना कि जब आप तराजू में कुछ भी तौलते हैं, ठीक है, उसमें संतुलित ही तो करते हैं। एक और मतलब 5 किलो का बटखरा बोल सकते हैं रखा हुआ है, ठीक है, उसमें दूसरी और कुछ भी पदार्थ रखे, अब वो बराबर जब कांटे में हो गया तो वो बैलेंस हो गया, वरना बैलेंस नहीं होता। अभी आप देखिए, अगर मान लीजिए
आप किसी पदार्थ में एक चना मिला दिए और गेहूं मिला दिए, 2 किलो गेहूं 2 किलो चना मिला दिए, ठीक है, मतलब एक बोरी में 2 किलो गेहूं रखा हुआ, 2 किलो चना उसको मिला दिए। अब उसको आप जब तौलेंगे क्या वो 2 किलो ही रहेगा? दोनों का जोड़ देंगे ना कि 4 किलो हो गया, मतलब 4 किलो का बटखरा रखेंगे तब बराबर आएगा। तो इसी तरह इसमें भी होता है, मतलब ये रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। मतलब कि द्रव्यमान संरक्षित है, उसको तो ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब द्रव्यमान जो है। तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं फिर से। हाइड्रोजन है प्लस O2 है और यहाँ पर बन गए H2O। बार बार आप कहेंगे भाई यही एग्जाम्पल ले रहे हो, क्या करें भैया, इसी में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु नहीं सॉरी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। क्यों भैया? अभी तो हमने बोला कि भाई द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान नष्ट कैसे हो गया? जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर लिए तो यहाँ पर द्रव्यमान उसका कम क्यों हो गया? वो भी तो उतना ही बराबर होगा। अगर 1 किलो मान लीजिए, इस तरह समझिए, 1 किलो यहाँ पर 1 किलो हाइड्रोजन है, 1 किलो ऑक्सीजन है, ठीक है, 1 केजी मान लीजिए, 1 केजी आप कह दीजिए, और 1 केजी इधर भी है, तो ये बनेगा तो 2 केजी ना। लेकिन यहाँ पर एक क्यों 2 केजी बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कम क्यों हो गया? अब देखिए, अब जब ये 2 इधर होगा, 2 ये भी इधर होगा, तभी तो ये 2 केजी बनेगा। नहीं तो ये तो 1 कम हो गया, मतलब आधा केजी कम हो गया, तो ये 1.5 केजी ही बनेगा, ठीक है, इस तरह 1 कम हो गया मतलब इसका। तो यहाँ पर मतलब कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, तो इसको हमें संतुलित करना होता है। हम इसमें गुणात्मक चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे संख्याओं का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन हाँ यार, एक बात ध्यान रखना कि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय उसके सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते। इस तरह आप कभी भी नहीं लिख सकते, मतलब कि अब CO2 बना हुआ है, अगर कार्बन इधर ज़्यादा है तो इधर भी हम इस तरह यहाँ 2 लगा दें। तो ये आप गलती कभी भी मत करना, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, इस तरह रहेगा। तो अब आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आप इस तरह भी तो कर सकते हैं यार, कि जब हम इसको यहाँ पर गुणा कर दें, इधर 2 का अगर गुणा कर दें तो अब क्या हुआ? आप देखिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2, मतलब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, इधर 4 है, तो इधर भी हम 2 का गुणा कर दें, मतलब 2 दूनी 4 ठो हाइड्रोजन और 2 ठो ऑक्सीजन, 4 ठो हाइड्रोजन 2 ठो ऑक्सीजन, मतलब बराबर। दोनों को आप तौलेंगे तो अब ये बराबर आएंगे। मतलब आप जानते होंगे ना कि हाइड्रोजन का जो मतलब द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, और मोल वो तो बाद में है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो कितना होता है? 16। तो अब इस तरह आप देख सकते हैं कि देखिए, ये 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 ग्राम, ठीक है, ग्राम में अगर आप लेते हैं 2 ग्राम, 16 दुनाई 32 ग्राम, इधर भी यहाँ पर 16 दुनाई 32 ग्राम, और इधर भी 2 दूनी 4 ग्राम, 2 दूनी 4 ग्राम, मतलब कि 4 ग्राम मान लीजिए ये है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बस, ठीक है। और यहाँ पर 16 दुनाई 32, उसका आप जानते होंगे, तो 32 हो गया 32 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर भी ये कितना 4 ग्राम और ये 32 ग्राम, मतलब मिलाइए अब बराबर ये बनेगा 32 4 36, 32 4 36 बराबर हो गया। बस यही तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं कि H2 हो गया प्लस O2 हो गया, और यहाँ पर H2O बन गया। वही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, देखिए इसी में से आप बना सकते हैं परिभाषा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं पदार्थों के परमाणु, आप बोल सकते हैं तत्वों एवं पदार्थों के परमाणुओं की संख्या, यानी तत्वों एवं पदार्थों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, यानी बाएं साइड भी और दाएं साइड भी, तो हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर आप जानते होंगे ना कि अभिकारक कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट यानी उत्पाद, आप जानते होंगे। तो ये देखिए अभिकारक, मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं पदार्थों की संख्या, यानी आप बोल सकते हैं अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है, तो हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप इस तरह इसकी परिभाषा लिख लेना। आप चलिए बढ़ते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की ओर, कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कितनी प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अब यहाँ पर समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं आप जानते होंगे। इस तरह तो बहुत प्रकार की होती हैं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, कैसे पढ़ेंगे हम, याद कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार बस समझिए, आयनिक अभिक्रियाएँ। आयनिक अभिक्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं और सहसंयोजक अभिक्रियाएँ। बस सहसंयोजक आयनिक आप जानते हो कि आयनिक कब बनता है, जब एक तत्व हो, एक मतलब अधातु हो, एक धातु हो, और वो मिलेंगे तो आयनिक पदार्थ का निर्माण करेंगे, आयनिक अभिक्रिया करेंगे। लेकिन जब अधातु और अधातु मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर अगर यहाँ पर धातु प्लस यहाँ पर अधातु, ठीक है, धातु प्लस अधातु होंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, आयनिक। आयनिक बंध आप कह सकते हैं। आयनिक बंध के कारण जो अभिक्रिया होती है, आयनिक अभिक्रिया बंध में तो होती है जो उसमें आकर्षण आपस में लगता है, तो यहाँ पर ये आयनिक ही बनेगा। ठीक है, आयनिक यहाँ पर लिखा, आयनिक बनेगा। इसको विद्युत संयोजी भी बोला जाता है। ठीक है, विद्युत यहाँ पर विद्युत। ये देखिए आप जानते हो कि धातु जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। मतलब एक धातु अगर है कोई, वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये फिर इसको बना लेगा। मतलब कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन दाता होता है। ठीक है, हम इस तरह लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्राही। मतलब कि कोई आदमी है, एक इस दूसरे को भिक्षा दे रहा है, ये भिक्षा इससे ले रहा है, ये उसको भिक्षा दे रहा है। मतलब कि जब एक भिक्षुक और एक बड़ा आदमी कोई भी उसको खाना देगा भिक्षुक को, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर आयनिक। विद्युत उसको आप मतलब कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आयन कैसे बनता है, जब सोडियम का मान लीजिए, ठीक है, यानी का मतलब आप जानते होंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो अब आप इसको 2 8 2 8 1 मतलब 8 2 10 11, ठीक है, ये हो गया। अब मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहरी सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन का ले लीजिए, ठीक है, क्लोरीन कितना होता है, 35। इसके भी बाहरी कोश में मतलब आप कह सकते हैं क्लोरीन का, 35 तो वो होता है, इसका क्लोरीन का कितना होता है, बता सकते हैं आप, 17। ठीक है, 17 परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। अब देखिए 2 8 7 इसका होगा, 8 2 10 17। अब यहाँ पर जब सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो यहाँ पर आयनिक बनाएंगे, आयनिक पदार्थ बनाएंगे। आप जानते हो ये आयनिक पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि सोडियम यहाँ पर हो गया, ठीक है, सोडियम यानी, और यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, NaCl। और ये यहाँ पर प्लस इसका था, ये माइनस था, ठीक है, ये आयन के रूप में बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु एक ही, ये सोडियम धातु है, आप जानते होंगे, क्लोरीन अधातु है। तो धातु मतलब इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही अधातु होता है। मतलब धातु इलेक्ट्रॉन अधातु को देता है। तो जब इस प्रकार की अभिक्रिया होगी तो वो आयनिक होगी। अब आयनिक कितने प्रकार की होती है, तो संयोजन, वियोजन एवं विस्थापन। भाई अगर देगा तो 3 प्रकार से ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब आगे इसको समझते हैं, इसको आप याद रखना, ठीक है, इसको आप याद रखना। चलिए अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, सबसे पहले आयनिक अभिक्रियाएँ। आयनिक अभिक्रियाएँ यहाँ पर चलिए देखते हैं। आयनिक अभिक्रिया यहाँ पर सबसे पहली होती है यहाँ पर संयोजन, दूसरी होती है यहाँ पर वियोजन, और तीसरी होती है विस्थापन। ठीक है, काम कर देते हैं संयोजन, वियोजन, विस्थापन। अब संयोजन समझते हैं। संयोजन का मतलब है 2 पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ बनाएं और वो धातु और अधातु हों। मतलब चलिए आप समझते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, संयोजन है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आप यहाँ पर लिख लेना और सब लिख लेना। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ संयोजन अभिक्रिया। चलिए लिख देते हैं अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, देखिए संयोजन बोल ही रहा है। मतलब अभी हम यहाँ पर देखे थे ना, जल कैसे बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 बना था। यहाँ पर ये संयोजन ही तो हो रहा है। हाँ, संयोजन ही तो हो रहा है, 2 हाथ मिला लिए, जुड़ गए, वो संयोजन है, संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर लिए। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ तो मिलेगा नहीं भाई, परिभाषा गाइड में लिखी रहती है और वही सब छापे रहते हैं बहुत से यूट्यूबर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 जब इधर मिल के बराबर इधर कर लेंगे, पूरा मिल जाएंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7
2 9 1 10, ये 10 बन गया, एकल पदार्थ बना लिया। इतने पदार्थ हैं, ये पदार्थ आप समझिए, इतने पदार्थ हैं, ये एकल पदार्थ का निर्माण कर लिया। तो यही तो संयोजन अभिक्रिया है। तो आप इस तरह इसको समझना कि जब ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक, वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चलिए आते हैं वियोजन की ओर। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। राइटिंग ना बैठे सॉरी, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन, चलिए इसको पूरा मेटते हैं फिर बताते हैं आपको। अब यहाँ पर आप समझिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। वियोजन, संयोजन तो आप समझ लिए। वियोजन आपको नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मिल जाएगी, ठीक है। वियोजन क्या होता है? वियोजन का मतलब है टूट जाना। टूट जाना, हाथ अभी हम मिलाए थे लेकिन ये अब हाथ हमारा छूट गया। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना तो भाई हाथ ही नहीं मिलाने दे रहा है। भाई हाथ मत मिलाओ, नहीं मैं तो आपको मार दूंगा। तो हाथ थोड़ा मत मिलाना, ठीक है, मास्क लगाइए। अब यहाँ पर देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब है टूट जाना। जैसे कि यहाँ पर जल अभी बना था ना, H2O बना था, इसको हम उल्टा लिख देंगे बस। यहाँ पर क्या हो गया, H2 बन गया प्लस O2 मिलकर जल बना लिए थे। इस तरह ये टूट जाएगा तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब कि जब एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है, ठीक है। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? हो गई, हाँ हो गई, हाँ भैया हो गई। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 बना था, कार्बन प्लस O2 में टूट जाएगा जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है। सिंपल समझिए, ये हो गई, टूट गई। जब एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह आप कर लेना, बस ये हो गई। अब चलिए, अब वियोजन तो आप समझ लिए। अब यहाँ पर विस्थापन समझते हैं। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब है एक जगह से कोई सामान दूसरी जगह चला जाना, वही विस्थापन कहलाता है। ये मार्कर है, अभी हम आपको इस कैमरे से मार देंगे, आपको लग जाएगा तो ये विस्थापित हो जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। मतलब विस्थापन का मतलब है इसको अभी तोड़ देंगे तो ये विस्थापित हो जाएगा। मतलब कि मेरे पास था ये मार्कर, अगर आप मुझसे लड़ाई करके छीन लेंगे, आप मुझसे शक्तिशाली हैं, तो ये विस्थापित हो जाएगा, आपके पास चला जाएगा। तो मतलब विस्थापन अभिक्रिया तो आप इसी तरह समझ सकते हैं कि जब कोई शक्तिशाली या कह सकते हैं अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक में से, अब मेरा ये मान लीजिए यौगिक है, उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, यहाँ पर ले लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर आयरन की अभिक्रिया जब इससे करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयरन बहुत शक्तिशाली है इससे, मतलब कि आयरन थोड़ा ताकतवर है। मतलब ताकत, आप देखते होंगे हमेशा लड़ाई होती है तो क्या होता है, ताकतवर इंसान जो होता है वो दूसरे मतलब जो ताकतवर नहीं होता उससे लड़ता है, बहुत लड़ता है, चल तू हर सामान उसका छीन लेता है। तो आप बोल सकते हैं कि ताकतवर है। ये भी उसी तरह से लोग फॉलो करते हैं। मतलब कि जो ताकतवर होता है इंसान में भी तो वो चीज़ लागू होती है, बताइए तत्वों में भी लागू हो जाती है। अब बताइए, मतलब कि ये ताकतवर है और ये ताकतवर नहीं है तो बेचारे को मार रहा है, कह रहा है मैं तुझको मारूंगा, नहीं इसको मुझे दे दे। कह रहा है कि ये सल्फेट जो है तेरे पास, मतलब ये इसको आप मारकर समझिए, इसको मुझे तू दे दे, नहीं मैं तुझे मारूंगा। इस तरह आप समझिए विस्थापन अभिक्रिया। तब ये क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और यहाँ पर कॉपर को भगा देगा। कहता है चल तू ससुरा निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो यहाँ पर इसको निकाल दिया, मतलब कि विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर एक आपको समझना है सक्रियता श्रेणी। मैं आप इसको कहूँगा कि जो अभी NCERT की बुक है, ये हमारे दोस्तों दूसरे चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी धातु और अधातु वाले में शायद है, लेकिन इसको यहीं पर देना चाहिए। यहाँ पर तो काम है, इसीलिए तो लड़के रटते हैं, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर आपको पढ़ाई दे रहा हूँ। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी याद कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए अभी मैं इसको समझाऊँगा, Cu लिखा रहने दो। अब यहाँ पर सक्रियता श्रेणी है, सबसे पहले आते हैं हमारा पोटेशियम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी, लेड को पीबी बोलते हैं, पम्बलम, ठीक है, पीबी का मतलब पम्बलम, पम्बलिक। अब यहाँ पर लेड, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी मतलब Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। इसको आप समझिए सबसे पहले, मतलब कि जो ये ऊपर तत्व हैं वो ऊपर हैं, मतलब जो ऊपर रहेंगे वो शक्तिशाली होते हैं, आप जानते होंगे। बस बड़े आदमी छोटे आदमी कोई नहीं होते मैं समझता, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं जो बड़े, बहुत सारे लोग बोलते हैं, एकदम एग्जाम्पल समझ लीजिए, बड़े आदमी उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो शक्तिशाली होते हैं। नीचे आते हैं जो उनको मारते हैं, भगाते हैं कि मुझे ये दे दे, उसकी ज़मीन हड़पते हैं। अभी भी हो रहा है, आदमियों के साथ हो रहा है, ज़बरदस्ती हड़प रहे हैं। तो यहाँ पर ये शक्तिशाली हैं, यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसके बाद बीच में जो हैं वो थोड़ा कम है, मतलब मध्यम परिवार के लोग हैं, ये मध्यम वर्ग के लोग हैं। उसके बाद एकदम ये मज़दूर लोग हैं, एकदम मतलब बेकार लोग। मज़दूर आप कह सकते हैं, बेकार नहीं होते, वो हमारा देश निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये आप समझ सकते हैं इस तरह कि ये थोड़ा कम शक्तिशाली हो रहे हैं। ये अधिक हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, अधिक अभिक्रियाशील हैं। अधिक अभिक्रियाशील लिखना, शक्तिशाली मत लिख देना। ये कम हैं, ये मतलब मध्यम आप लिख सकते हैं, कम क्यों, मध्यम। और यहाँ पर ये कम, ठीक है, ये कम, मध्यम, कम, तीन चीज़ हो गई। यहाँ पर अधिक, मध्यम, कम, तीन चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए समझिए, इसी तरह तो यहाँ पर हो रहा है, कापर है, कापर सल्फेट प्लस आयरन है, तो आयरन सल्फेट प्लस कापर, मतलब कि कापर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर आप देखिए कापर कहाँ पर उपस्थित है, आयरन, आयरन यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, कापर यहाँ पर है, कम है, मतलब कि मध्यम वाला भी कम वाले को मार रहा है, भगा रहा है। तो यहाँ पर इसको यही तो कर रहा है। इसी तरह आप पोटेशियम को ले लीजिए, सोडियम को ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अभी हम आयरन को पोटेशियम से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा, अब उल्टा चलिए कराते हैं। या FeSO4 हो गया मान लीजिए, और ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लिया, तो ये क्या बना लेगा, यानी 2SO4 बना लेगा, प्लस यहाँ पर आयरन को ये भगा देगा। भाग गया आयरन, चल तू निकल, पहली गली से, पहली फुर्सत से निकाल दिया। अभी ये ससुर इसको निकाल रहा था, इसको, अब ये इसको निकाल दिया, मतलब भगा दिया, चल भाग तू। इसी तरह कैल्शियम को आप समझ लीजिए, अब यहाँ पर इसको निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह आप मतलब नीचे जो आएंगे वो उसको विस्थापित करेंगे, बस आप इस तरह समझिए, उसको भगा देंगे, वो कम शक्तिशाली है, भगा देंगे। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल कितने आप लेंगे, मान लीजिए आप ले लीजिए जिंक का, जब आयरन से जिंक अभिक्रिया कर लेगी, जस्ट नीचे है आयरन की, चलिए करवाते हैं, या FeSO4 की जिंक से, या FeSO4 की जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर बना लेता है ZnSO4, और यहाँ पर बना लेगा आयरन। अब ये कैसे बना आप कहेंगे, यहाँ पर ये 2 लगा है और यहाँ पर ये 2 नहीं लगा है, तो इसके लिए आपको क्या है, इनके थोड़ा सा आवेश याद करने पड़ेंगे, संयोजकता याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मतलब सोडियम है, यानी यहाँ पर प्लस के रूप में पाया जाता है। जो मतलब पहला ग्रुप में तत्व होते हैं वो हमेशा उनकी संयोजकता +1 होती है, दूसरे में +2, तीसरे में फिर -1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटने लगती है, माइनस में चली जाती है। फिर यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन सल्फेट हो गया, यहाँ पर सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और आयरन को विस्थापित किया, आयरन सल्फेट प्लस जिंक हो गया, तो जिंक सल्फेट प्लस आयरन को विस्थापित किया, ठीक है। अब यहाँ पर अब दूसरा आप ले लीजिए, किसको लेंगे, अभी तक जिंक इसको किया, चलो एल्युमिनियम से जिंक को करवा दे रहे हैं, ठीक है। जिंक यहाँ पर ZnSO4 प्लस एल्युमिनियम जब अभिक्रिया कर लेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, Al2SO4 का थाइज, प्लस यहाँ पर जिंक को ये विस्थापित कर देगा, ठीक है। मतलब इस तरह आप लिखिए तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस इसको याद कीजिए, इतनी अभिक्रिया बना डालिए, किसको किसको बनाएंगे, बनाइए, आराम से बनाइए, एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर अब चलिए ले लेते हैं, किसको ले लें, अब क्लोरीन को विस्थापित करवाते हैं। चलिए मान लीजिए, चलिए हम HCl ले रहे हैं, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड ले रहे हैं, किससे, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन नीचे है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसकी अभिक्रिया सोडियम से करवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये बना लेगा NaCl, इसको भगा देगा, प्लस यहाँ पर H2 बन जाएगा, मतलब भगा दिया। चलिए अब इसको मिटालते हैं, थोड़ा और समझते हैं। कुछ भी ले लें, कार्बोनेट ले लें, कुछ भी ले लें, कार्बोनेट चलिए अब लेते हैं, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3। यहाँ पर कैल्शियम को सोडियम से अभिक्रिया करवाए दे रहे हैं Na से, तो यहाँ पर यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना लेगा, प्लस यहाँ पर बना लेगा कैल्शियम, मतलब
कैल्शियम को इसने भी भगा दिया, स्वाहा। बस यही तो है। कितना लेंगे यार एग्जाम्पल। इसी तरह अब आप समझ गए होंगे। अब आप मुझको बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7897480708 पर भेजिए, मैं उसको चेक करूँगा। ठीक है, आप देखना व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। बस ये विस्थापन अभिक्रिया आप समझ लीजिए। अब आप थोड़ा सा सहसंयोजक अभिक्रिया समझिए। ठीक है, अब एक चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया एक होती है, उसको समझा देते हैं। इसी लगे सेम इसी में समझ में आ जाएगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी काम नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द्विविस्थापन का मतलब है ये भगाते नहीं हैं, दोनों एक लेवल के हैं। दोनों क्या हैं? वो एक लेवल के हैं। ये भगाएंगे नहीं आपस में। कोई सामान उसके पास नहीं है, कोई सामान हुआ तो आपस में अदला बदली कर लेंगे। मेरे पास अदला बदली का आप जानते हैं, पहले के ज़माने में पैसा नहीं हुआ था तो अदला बदली लोग करते थे। किसी को फावड़ा लेना है तो कुल्हाड़ी दे दे, फावड़ा ले ले, इस तरह से। तो इसी तरह ये भी अदला बदली करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए जिंक का ZnSO4, उसकी परिभाषा हम नहीं बताए थे ना कि आप लिखना। तो आप क्या लिखेंगे? जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आप लिख देंगे। ठीक है, उसकी परिभाषा नहीं बताए थे। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिख देंगे, जब कोई ऐसा पदार्थ जो अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित, उसके यौगिक में से उसे विस्थापित कर देता है, उसको भगा देता है और स्वयं उसका स्थान लेता है। भगा नहीं लिखना, मैं आप बोल रहा हूँ। विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीन में शो हो रहा होगा, लिख लीजिए। अब चलिए देखते हैं ZnSO4 और यहाँ पर किससे अभिक्रिया करेगा। मान लीजिए, ठीक है, किससे कर लेगा? चलिए किससे करवा देते हैं? मैग्नीशियम से करवा देते हैं, MgCl से करवा देते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट करवा देते हैं, MgCO3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये क्या होगा आप बताइए? ये क्या करेगा? ये वाला जो जिंक है वो इससे अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, और जो ये मैग्नीशियम है वो इससे कर लेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा ZnCO3 प्लस यहाँ पर ये बना लेगा मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब कि द्विविस्थापन हो गई। द्विविस्थापन देख सकते हैं, डबल विस्थापित हो रहा है। पहले ये कह रहा है दोनों एक लेवल के हैं, पहले ये इससे छीन लेता है इसको, फिर ये कहता है चल तू इसको छीनेगा, मैं तेरा इसको छीन लूँगा। इस तरह समझिए, बस समझ जाएंगे। अभी एक आपके बुक में भी एग्जाम्पल शायद है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एग्जाम्पल आपके बुक में है। और यहाँ पर आप मान लीजिए किससे अभिक्रिया करा देंगे? ZnSO4 से करा दीजिए। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी? यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर ये बना लेगा क्या, सॉरी, यहाँ पर ये बना लेगा BaSO4, यहाँ पर ZnCl2 बना लेगा। अब इनका मैं देखिए पहले ही बता चुका हूँ, अगर सूत्र आपसे बनाना नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूत्र बनाना आप सीखिए। अगर नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा यार, सब कुछ बताऊँगा। बस द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ लिए तो आप इसमें लिख सकते हैं, जब एकल द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों पदार्थों के आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान ही तो हुआ, इसको दिया इसको लिया, मतलब दिया लिया ही तो आदान प्रदान है ना। आदान लिया दिया, तो यही तो है आदान। बस अपन सिंपल भाषा में समझिए। जो टीचर होते हैं वो आपको जटिल समझाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कि आपको समझाते हैं, वो कहते हैं रट लो। रटना आपको नहीं है। डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, कोई एक पदार्थ उसके दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर लेता है और दूसरा पदार्थ पहले पदार्थ से अभिक्रिया कर लेता है, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपके बुक यहाँ पर शो हो रही होगी, आप देख के लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पूरी परिभाषा आज हम आपको क्लियर करवा देंगे। अब यहाँ पर एक और अभिक्रिया, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी आती नहीं जल्दी आपके एग्जाम में, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है दोस्तों कि मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो। बोल ही रहा है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा दे निकालना, छेप करना। ऊष्माक्षेपी मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बस यही एग्जांपल समझ लीजिए, बस सिंपल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप चलिए एग्जांपल एक समझा देते हैं थोड़ा रासायनिक में। कैल्शियम यहाँ पर ऑक्साइड जब आप लाते हैं, बिना भुजा हुआ चूना आप देखे होंगे, प्लस यहाँ पर जल से अभिक्रिया करवा देते हैं तो यह क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस बना लेता है। ये CaOH क्यों बना, क्योंकि कैल्शियम का यहाँ पर आवेश संयोजकता होती है +2 और OH की -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये CaOH का ट्वाइस बना लेता है, ठीक है। इस तरह CaOH का ट्वाइस बना लेता है, तो इस तरह आपको समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा भी निकलती है, मतलब ऊर्जा के रूप में भी कुछ लॉस होता है। आप देखेंगे, आप आपके गांव या घर में देख लेना, कोई चूना बुझाते हैं, तमाम लोग बुझाते हैं खाने के लिए, जो अब तो मुलाहा मिलने लगा, मतलब ख़रीद कर ले आते हैं 1-2 रुपए का, लेकिन पहले बुझाते थे, अभी शुद्ध जो होता है वो बुझा हुआ ही होता है, तो बुझाते हैं बहुत सारे बुजुर्ग लोग। तो आप देखना उसको, जब उसको बुझाते हैं, जब वो कैल्शियम ऑक्साइड एक सफ़ेद रहता है, वो मतलब पत्थर टाइप में, चॉक टाइप में, आप खड़िए जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें लिखा जाता है, उस टाइप में होता है। वो कैसे बनता है उसको भी अभी समझाते हैं। तो देखिए उसमें आप देखेंगे, जब वो पात्र होता है, जो मतलब मटकी होती है, आप देखे होंगे, उसमें पकड़ेंगे तो गर्म पड़ जाती है, मतलब कि ऊष्मा उसमें निकल रही है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है कि ऊष्मा निकलना, बस समझ लिए। अब चलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझते हैं। ऊष्माशोषी बस उसी के जस्ट उल्टा, मतलब अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए हमें ऊष्मा उसको देना पड़े, ऊष्मा निकले नहीं, ऊष्मा उसको देना पड़े, तो हम उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बस समझ लिए, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर अब आप द्विविस्थापन अभिक्रिया समझिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम कुछ अभी बताए भी थे, फिर बीच में बताने भी लगे। अब यहाँ पर आपको बता, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों पदार्थ मतलब आपस में रिएक्शन करते हैं, अदला बदली अपने अपने तत्व का कर लेते हैं, उसमें जो उसमें लगे हुए हैं वो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, Mg हो गया, MgCl2 आप ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर Zn जिंक यहाँ पर सल्फेट ले लीजिए, ठीक है, जिंक सल्फेट SO4 ले लीजिए। अब यहाँ पर ये क्या बना लेगा, अदला बदली कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पर ये बना लेगा ZnCl2 और यहाँ पर बना लेगा, यहाँ पर Mg, यहाँ पर देख सकते हैं MgSO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब इस तरह से होता है, मतलब आपस में अदला बदली करते हैं, इसी में से आप बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्लोरीन ले लेना है, सल्फेट ले लेना है, अलग अलग आयन ले लेना है। एक ही आयन अभिक्रिया नहीं करेगा कि यहाँ पर आप लिख दीजिए MgSO4 लिख दीजिए, ये आपस में मिल जाएंगे अभिक्रिया, ये नहीं करेंगे, अलग अलग आयन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप ले लेना। बस द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत सिंपल, आप समझ गए, मैंने परिभाषा भी आपको बता दिया था। अब यहाँ पर आपके बुक में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में खासकर अपचयन और उपचयन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन का किसी पदार्थ में जुड़ जाना। जैसे कि यहाँ पर आपके देखिए, मैं बुक ले लेता हूँ थोड़ा, बुक में आपका दिया है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर कॉपर है Cu और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर CuO बन गया। मतलब कि संतुलित मैं इसीलिए अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, संतुलित करना होता तो दूसरा मैं अभी लिखता, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमेशा O2 के रूप में लिखा जाता है, वो जानते हैं। अब देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बस यही तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीजन का किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आप इस तरह से कर सकते हैं। और अपचयन और उपचयन का आप समझ लीजिए थोड़ा, मतलब अपचयन, चलिए देखते हैं उपचयन। सबसे पहले उपचयन इधर लिख देते हैं अपचयन। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जब साथ में दोनों घटित होता है तब रेडॉक्स बोलते हैं। इस अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कभी कभी पूछ लेता है कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब देखिए, अगर अपचयन होगा तो किसी पदार्थ का उपचयन भी होगा, अपचयन होगा तो उपचयन जरूर होगा, लेकिन कभी कभी उपचयन भी हो जाता है, कभी कभी अचानक अपचयन भी हो जाता है, मतलब अपचयन ही होगा उपचयन नहीं होगा। ये जैसे इसमें हो रहा है, अभी आप कॉपर वाला एग्जाम्पल समझे ना, Cu है और यहाँ पर ऑक्सीजन मिला, CuO बना लिया। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन केवल जुड़ रहा है, मतलब इसका उपचयन हो रहा है, अपचयन तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, यहाँ पर केवल उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप समझिए थोड़ा, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना,
ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब गेन ऑफ, आप इस तरह अंग्रेजी में चलिए याद करिए, जल्दी आ जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि ऋण विद्युतीय तत्व जब जुड़ता है, ऋण विद्युतीय तत्व होता है ना ऑक्सीजन, तो ऋण विद्युतीय तत्व जब किसी पदार्थ में जुड़ता है तो वो उपचयन होता है, और धन विद्युतीय तत्व भागता है, नष्ट होता है। नष्ट तो होता नहीं, तत्व तो लॉस होता है उसका, तो उपचयन ही है। अपचयन में आप समझिए कि यहाँ पर गेन, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर गेन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना और ऋण विद्युतीय तत्व का हटना अपचयन है, और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व का हटना उपचयन है। और जब ये दोनों साथ में घटित हों तो अपचयन और उपचयन है। तो इस तरह आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में आता नहीं जल्दी, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मैंने पूरा आपका चैप्टर समझा दिया, बस यही तो आपके उसमें है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण तो बता ही दिए सब कुछ। संतुलित मतलब कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए अभिकारक और उत्पादों की ओर। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, 41 मिनट बोल डाला यार मैं। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। फटी पुरानी बुक मेरे पास है अभी। अब इसमें से चलिए क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके हम सॉल्व करवा देते हैं, फिर आप कुछ करना। एक ही मैं बोला था ना कि एक वीडियो में आपका पूरा हल करवाऊंगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है और यहाँ पर लोहे की कील हमें दी गई है या फी हमें दी गई है। मतलब यहाँ पर डुबो दिए, डुबोना का मतलब ये कि रिएक्शन करवाना, मतलब इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाना। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो CuSO4 जब आयरन से अभिक्रिया किया तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा? यहाँ पर FeSO4 बना लेगा, ठीक है, FeSO4, और यहाँ पर Cu बना लेगा। मतलब कि ये क्या हो गया? CuSO4 प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu, मतलब कि यहाँ पर कॉपर को ये विस्थापित कर देता है। तो आप इसको लिख देंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो आयरन यानी लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो आप इसको लिख देंगे। अब क्रियाकलाप में द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। बस द्विविस्थापन अभिक्रिया का कितने भी दे सकते हैं, मैंने बताया था, तो आप अब देना, ठीक है। एक मैं दे देता हूँ। जेडेन, मान लीजिए जेडेन Cl2 हो गया, ठीक है, जेडेन यहाँ पर Cl2 हो गया, प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जेडेन Cl2, और यहाँ पर, ठीक है, किसको हम ले लेते हैं? चलिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, CO3 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर बना लेगा जेडेन, क्या बना लेगा? जेडेन CO3 बना लेगा, और यहाँ पर जेडेन CO3 MgCl2 बना लेगा, प्लस MgCl2 बना लेगा। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित अपचयित की पहचान कीजिए। ये आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। अब इसको बुक देखिए, पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, फटी है थोड़ा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हम पहले भी वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसकी सभी की मिल जाएगी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम बना लिए 2Al, मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण के संतुलित करना बाद में आपको बताएंगे। और यहाँ पर हो गया Al2, यहाँ पर बना लेगा, क्या बना लेगा? Al2O3 बना लेगा, प्लस Al2O3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयरन विस्थापित कर रहा है Fe, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि देखिए वो विस्थापन अभिक्रिया हो गई। मैं यही बोल दिया विस्थापन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इससे आप करें, ये जो दिया है ना, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड यहाँ पर था, और यहाँ पर एल्युमिनियम है। अब एल्युमिनियम जो है कहाँ पर है? यहाँ पर ये देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर है, आयरन कहाँ पर है? नीचे है इसके, मतलब कि ये मध्यम वर्गीय है, मध्य है, और ये अधिक शक्तिशाली है, ये कम, मतलब अधिक अभिक्रियाशील है। और यहाँ पर जो यहाँ पर एल्युमिनियम, यहाँ पर क्या है? आयरन वो कम शक्तिशाली है, एल्युमिनियम ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर है, आयरन कम है, दोनों मध्य हैं, लेकिन देख सकते हैं डिफरेंस है यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये विस्थापित इसको कर रहा है। ये देख सकते हैं एक पदार्थ यहाँ पर अगर निकले तो समझ जाना विस्थापित है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, डी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं आप अभिक्रिया बना लीजिए, आपका सही हो जाएगा। लौह चूर्ण आपका मान लीजिए Fe है और यहाँ पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, HCl से अभिक्रिया मान लीजिए हो गई, तो यहाँ पर ये बना लेगा FeCl बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बना लेगा, लौह चूर्ण पर FeCl2 बना लेगा Cl2, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल देंगे कि लेड क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आप देख सकते हैं आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस, आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये सब मेट के पूरा मेट देते हैं इसको। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका हम आंसर आपको पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा। चलिए बता भी देते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों एवं पदार्थों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है और उसको इसलिए संतुलित करना होता है ताकि उसके परमाणुओं की संख्या हमें बराबर प्राप्त हो सके, उसका द्रव्यमान नष्ट हमें न दिखाई दे। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, रटना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे निम्नलिखित कथनों में रासायनिक रूप में परिवर्तन कर संतुलित कीजिए। चलिए इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनियम बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, मतलब कि नाइट्रोजन है, ठीक है, N2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से संयोग किया H2 तो यहाँ पर बना लिया NH3। ठीक है, संतुलित करने को भी बोल रहा है। संतुलित करना हम बाद में आपको ये सब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो संतुलित करने में वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, वो एक मतलब आपका पूरा एक वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपको तो ये बना लिया, बस इस तरह आप लिख देंगे। बस संतुलित करना होगा तो आपको संतुलित कर देना है। यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितने हो जाते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन बराबर हो गया, संतुलित हो गया। तो आप देख लीजिए, इस तरह आप कर लेना। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S सल्फाइड, यस का जो होता है वो -2 होता है, आप जानते होंगे आयन। ठीक है, इनको याद कर लेना है आयन, तभी आप बना पाएंगे। प्लस यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होता है, मतलब O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है, दहन होता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब SO2 बना लेता है और यहाँ पर H2O बन जाता है। इस तरह इसको आप संतुलित कर लेना। संतुलित अगर आता है, नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको, प्रोफेशनल वीडियो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। मतलब ये द्विस्थापन अभिक्रिया हो गई, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट है मान लीजिए, ठीक है, Al2SO4 का यहाँ पर थाइज, ठीक है, ये थाइज हो जाएगा, किससे अभिक्रिया कर लेता है, बेरियम क्लोराइड से, प्लस बेरियम क्लोराइड सेम वही हो जाएगा, क्या बना लेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा, AlCl3 बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस BaSO4 बना लेगा। तो इस तरह आप इसको कर लेना। ठीक है, ये आपका C नंबर है। चलिए D नंबर देखते हैं। D नंबर, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, अब वो तो हम जान ही जाएंगे क्या बनाना है। पोटेशियम धातु है, वो जल के साथ अभिक्रिया करता है H2O के साथ, तो यहाँ पर ये बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O के। देखिए जब मतलब कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करते तो मैक्सिमम ऑक्साइड बनाता है, कम अभिक्रियाशील जो होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एल्युमिनियम जल से अभिक्रिया करके तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, लेक जिंक आयरन ये सब ऑक्साइड बनाएंगे जल से अभिक्रिया करके। देखते होंगे जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है आयरन में, वो क्या है, ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अभिक्रियाशील जो है, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तक लगभग आ जाता है, ठीक, कैल्शियम तक, तो क्या होता है वो हमेशा हाइड्रोक्साइड बनाती है। मतलब कि ये जल से अभिक्रिया करेगी तो K और हाइड्रोजन गैस विस्थापन करेंगे, मतलब KOH बना लेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होगा। जैसे कि सोडियम भी इस तरह ले लीजिए, प्लस यहाँ पर H2O अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर यहाँ पर NaOH बना लेगा, NaOH, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होगा। इस तरह आप कर लीजिए। इस तरह आप अभी देखे होंगे जो कैल्शियम है वो अभिक्रिया किया था तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस तरह बना लेता है। अब देखिए, चलिए D नंबर आपका हो गया, तो इसको लिख देते हैं, पोटेशियम प्लस H2O और यहाँ पर क्या बना लेगा, KOH और प्लस यहाँ पर
हाइड्रोजन गैस का विस्थापन हो जाएगा। अब अगला है 6वें नंबर से। अब हम आपका वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब 6वें नंबर से आगे तक हम अगली वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। हम आपको प्रॉमिस किए थे शुरू में ही कि आपका हम पूरा चैप्टर हल करवा देंगे इस वीडियो में। देखिए 50 मिनट की वीडियो में मैंने आपका पूरा चैप्टर हल करवा दिया, क्योंकि अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर 2 या 3 दिन तक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया और ये क्वेश्चन भी कुछ हो गए हैं। अब ये आगे तक हम हल करेंगे अगली वीडियो में। पूरा ये क्वेश्चन सभी हम हल कर लेंगे अगली वीडियो में, मतलब पूरा क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक है, शुरू से। बस यही थी वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करना यार, मतलब ये बोर्ड पर पहली वीडियो थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करने को तो मैं बोलूँगा ही, कर देना अगर करना है, अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर देना, उनकी भी थोड़ा मदद हो जाएगी। बस यही थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।